हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे इस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टॉपिक नेट, सीटेट, रीट है, एसटेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, एमएड है, बीएड है, डीएलएड है, ऐसी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का एक प्रकार माना जाता है। अनुसंधान के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला जैसे मौलिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है, और तीसरा प्रकार माना जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि अक्सर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अधिकतर सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों के लिए या छात्रों के लिए थोड़ा जटिल टॉपिक माना जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उसी के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। आइए चलते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। तो क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ की। उसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाओं की। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके प्रयोजन क्या होते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं की बात करेंगे। ये क्रियात्मक अनुसंधान में आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उन किन किन समस्याओं को दूर किया जाता है, इन सभी समस्याओं की बात हम करेंगे। उसके बाद में हम अंत में बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की। तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे, समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, क्रियात्मक जो अनुसंधान है, ये सबसे पहले अमेरिका के अंदर आया, और इस जो अनुसंधान है, इसकी अवधारणा है, इसका जन्म अमेरिका में माना जाता है। इसको शिक्षा के क्षेत्र में जो लागू करवाया, इसका श्रेय एक अमेरिकी विद्वान है, शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरी को जाता है। उन्होंने ही इस अनुसंधान की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया, और ये लगभग 1953 ईस्वी के आसपास इसको लागू किया था। 53 ईस्वी के अंदर 1900। हम बात करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए, क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, इसके अंदर इस अनुसंधान में विद्यालय के अंदर जो बालकों के सामने प्रतिदिन जो समस्याएं आती है, ठीक है, प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है, या वैज्ञानिक विधि से उनका अध्ययन किया जाता है, और वैज्ञानिक विधि से उनका अध्ययन करते हुए उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, यानी पहले समस्या होगी, समस्या का वैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद उसमें सुधार किया जाएगा। इसका एक काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि अनुसंधानकर्ता इसमें कोई छात्र नहीं होता है, बल्कि अध्यापक होता है, प्रधान अध्यापक होते हैं, या फिर प्रबंधक होता है विद्यालय का, या फिर निरीक्षक होते हैं। ये इसके अंदर अनुसंधानकर्ता होते हैं, और यही इसमें अनुसंधान करते हैं। आगे बात करें कि क्या है ये। तो अनुसंधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका विधि पूर्वक या वैज्ञानिक विधि से इसका संपन्न किया जाता है, और किसी समस्या का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है, और इसी विधि के माध्यम से किसी भी समस्या का पता लगाना, और उस समस्या का पता लगा करके उस समस्या को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है, या समस्याओं के समाधान का हल निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस.एम. कोरे की। तो देखो, कोरे ने क्या परिभाषा दी है। तो कोरे की बात करते हैं। स्टीफन एम जो कोरे है, जिन्होंने इसके सूत्रपात माने जाते हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी है क्रियात्मक अनुसंधान की। तो बात करते हैं
कि शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोग करने वाला अपनी समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हुए कार्यों में सुधार लाया जाता है, ऐसा मानते हैं स्टीफन एम कोरे। अगली परिभाषा है कार्टर बी गुड की। कार्टर बी गुड क्या कहते हैं अनुसंधान के बारे में? तो देखो, कार्टर बी कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अनुसंधान है। यानी इनका मानना है कि ये जो अनुसंधान है इसका उपयोग या तो कोई शिक्षक करेगा या कोई निरीक्षक करेगा या फिर प्रशासक करेगा। वो क्या करेगा? कार्यों की गुणात्मक उन्नति करने के लिए या कार्यों में गुणात्मक उन्नति हो इसके लिए इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, ऐसा मानते हैं कार्टर बी गुड। अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं, वो है मुनरो की परिभाषा। देखिए मुनरो क्या कहते हैं। मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं। यानी मुनरो भी ये कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जिसमें जो सुझाव होंगे वो आंशिक या पूर्ण रूप से किस पर आधारित होंगे? तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें किसी भी समस्या का जो अध्ययन किया जाता है वो तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये थी क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ और परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, क्यों क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग विद्यालय में किया जाता है या बालकों के लिए इसके प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो एक वैज्ञानिक विधि है और इसके माध्यम से किसी भी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से ढूंढा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य या इसके प्रयोजन क्या है। तो पहला इसका उद्देश्य है कि विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना। यानी विद्यालय की कोई संगठन में या विद्यालय की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें परिवर्तन लाके सुधार किया जाए या उसमें परिवर्तन लाकर सुधार करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग या इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय की जो दैनिक समस्या है उन समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना। यानी विद्यालय के अंदर कोई भी दैनिक समस्या है तो उस समस्याओं का अध्ययन करेंगे, समस्याओं का पता लगाएंगे और समस्याओं का फिर समाधान ढूंढेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे विद्यालय के अंदर प्रगति होगी। तो विद्यालय की प्रगति में भी क्रियात्मक अनुसंधान योगदान देता है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उन्नति की जो संभावना है उसको बढ़ाना। यानी विद्यालय के अंदर शिक्षक हो या फिर छात्र हो, उनके जो दोष हैं उन दोषों से उनको अवगत कराना, उन दोषों के बारे में उनको बताना और फिर उसके दोषों को दूर करना। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से उन्नति होगी उनकी, या इस तरह से उसकी उन्नति में भी क्रियात्मक अनुसंधान योगदान देता है। अब हम बात करते हैं इसका अगला उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अगला उद्देश्य ये है कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय की जो प्रबंधक समिति है, विद्यालय के अंदर जो निरीक्षक हैं और अध्यापकों को अपने क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। कि चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो प्रबंधक समिति हो, चाहे निरीक्षक हो, चाहे अध्यापक हो या फिर छात्र हो, उन सभी की समस्याओं का अध्ययन हम क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से इनकी समस्याओं का अध्ययन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विद्यालय के अंदर प्रगति होगी। अगली बात करते हैं, अगला उद्देश्य लेकर चलते हैं। तो देखिए अगला उद्देश्य है कि विद्यालय के जो संगठन या जो व्यवस्था है
उसमें परिवर्तन करने के लिए भी, यानी विद्यालय के संगठन में किसी प्रकार की कोई कमी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनकी कमी का पता लगाना और फिर उसमें परिवर्तन करना, इसके लिए भी हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं कि विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करने के लिए समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, यानी विद्यालय की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में उन्नति करने के लिए भी समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके प्रेरित किया जाता है उन्नति के लिए। आगे, संपूर्ण विद्यालय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से जब हम समस्याओं का पता लगाएंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और समाधान करेंगे, तो इससे जो पूरे विद्यालय की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, प्रभावशाली होगी। यानी अध्यापक को भी अपने कार्य और कर्तव्यों का उत्तरदायित्व होगा, प्रधान अध्यापक को भी होगा, प्रबंधन समिति को भी होगा, छात्रों को भी होगा। तो सभी प्रकार की जो समस्याएं, जब उन समस्याओं का पता लगेगा, समस्याएं दूर होगी, तो पूरी जो विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि परंपरागत और रूढ़िवादिताओं का खंडन करने के लिए, यानी जो परंपराएं हैं या जो रूढ़िवादिता है उनका खंडन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए भी, या उनका पता लगाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना, यानी एक जो शिक्षक है जब बालकों को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्या आती है, कोई बालक पिछड़ा बालक है, कोई बालक प्रतिभाशाली है, कोई बालक मंदबुद्धि है, तो उन सभी बालकों की समस्याओं का पता लगाना और फिर उन समस्याओं का पता लगा करके सभी का समाधान ढूंढना, इस तरह से एक शिक्षक के लिए उत्तम विधि बनाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान अवसर प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन कौन सी समस्याएं होती है, जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, चाहे वो बालक की समस्या हो सकती है, चाहे वो शिक्षक के शिक्षण से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर परीक्षा से संबंधित समस्या हो सकती है, या विद्यालय संगठन से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर पाठ्यंत्र जो क्रियाएं होती है उससे संबंधित समस्याएं होती है। तो इन सभी समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर के क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, या किन किन समस्याओं का हम इससे माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालक के व्यवहार से संबंधित समस्याएं, यानी बालक के व्यवहार में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं होती है जिनका हम समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने शिक्षण को एक शिक्षक प्रभावशाली बना सकता है। तो बात करते हैं, देखिए एक बालक, जैसे बालक में चोरी करने की आदत है, शरारत करने की आदत है, शोर मचाने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, तो इन बालक की समस्याओं का पता लगाना, योजना बनाना, योजनाओं को क्रियान्वित करना, निष्कर्ष निकालना, इस तरह से जो बालक की समस्या है इन सभी समस्याओं का भी क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से समाधान ढूंढा जाता है। तो ये बालक की समस्या थी। अब हम बात करते हैं शिक्षण से संबंधित समस्याएं, कि शिक्षण से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है। तो देखिए शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं कि बालक का पढ़ने में रुचि नहीं लेना, ये भी एक समस्या है विद्यालय के अंदर बालकों की। गृह कार्य का समय पर नहीं कर पाना, अशुद्ध उच्चारण करना, तो ये है शिक्षण संबंधी समस्याएं। यानी क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर बालक के साथ साथ शिक्षण की भी, परीक्षा की भी, पाठ्येंत्र क्रियाओं की भी, विद्यालय संगठन या प्रबंधन की, सभी की समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये थी, एक बालक जब पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, घर पर समय पर कार्य नहीं करता है, अशुद्ध उच्चारण करता है, तो एक शिक्षक या प्रबंधक समिति या प्रधानाचार्य उस बालक की रुचि का पता लगाएंगे कि बालक शिक्षण में क्यों रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है, गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो उन समस्याओं का पता लगाना और फिर समस्याओं का समाधान करना, ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब जैसे परीक्षा संबंधी समस्या ले लेते हैं कि परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय व प्रमाणिक व वस्तुनिष्ठ न होना, परीक्षा व शिक्षण में समन्वय न हो पाना, कि जो परीक्षा प्रणाली है, बालकों की जो परीक्षा ली जाती है वो विश्वसनीय नहीं है, या है
प्रमाणित है या नहीं है, वस्तुनिष्ठ है या नहीं है, या फिर परीक्षा और शिक्षण दोनों में समन्वय तालमेल है या नहीं है, इस से संबंधित भी समस्याओं का क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से समाधान ढूंढा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि विद्यालय संगठन और प्रशासन से संबंधित भी समस्याएं होती है। जैसे कि किसी विद्यालय के अंदर कक्षा कक्ष नहीं है पर्याप्त, तो कक्षा कक्ष से संबंधित समस्याएं हो जाएगी। स्थान नहीं है विद्यालय के पास पर्याप्त, फर्नीचर का अभाव है, वाचनालय नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो ये भी क्या है, एक विद्यालय या संगठन या प्रशासन के सामने क्या है, एक समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं का भी समाधान हम किसके माध्यम से ढूंढते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। आगे बात करते हैं पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, कि कई बार क्या होता है कि एक शिक्षक के पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है, जो सहायक सामग्री होती है वो सहायक सामग्री नहीं होती है, तो उसके माध्यम से भी शिक्षण क्या होता है, प्रभावित होता है। तो कौन कौन सी समस्याएं आती है, जैसे पर्याप्त साधन का नहीं होना, ठीक है, एक शिक्षक के द्वारा सहायक क्रियाओं या का प्रयोग करने में अपने आप को भार समझना। कई बार क्या होता है, शिक्षक खुद भी सहायक सामग्री होते हुए भी प्रयोग नहीं करता है, अपने आप में एक भार समझता है, और विद्यालय भी कई बार ये चीज़ समझ करके और अपने विद्यालय के अंदर पर्याप्त संसाधन नहीं जुटाता है। कई बार क्या होता है कि शिक्षक खुद भी उदासीन होता है, होते हुए भी प्रयोग में नहीं लेता है, तो ये भी समस्या है, उन समस्याओं का पता लगाकर भी दूर किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अंत में कि क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या सोपान होता है, किस तरह से इसके अंदर कार्य किया जाता है, किस माध्यम से इसमें समस्या का समाधान पूरा निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बालक की या फिर विद्यालय की समस्या का ज्ञान होता है, ज्ञान करना होता है कि क्या समस्या है। तो सबसे पहले जब समस्या का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में उस समस्या के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, प्रस्तावों को विचार विमर्श करेंगे, शिक्षक करेंगे, निरीक्षक करेंगे, प्रशासक, सभी मिलकर के और क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। फिर उसके बाद में उस समस्या को विचार विमर्श हो जाने पर उसके लिए योजना बनाते हैं कि इस समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जब योजना बनेगी तो योजना के साथ साथ उसकी पूरी परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है। जब योजना बन गई, परिकल्पना तैयार हो गई, तो फिर उसके लिए तथ्यों का संग्रह किया जाता है कि तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, और तथ्यों के माध्यम से एक विधि का निर्माण किया जाता है। और जब विधि का निर्माण हो जाता है तो फिर योजनाओं को क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। जब योजनाओं क्रियान्वित करेंगे तो फिर जब योजना क्रियान्वित हो जाएगी तो उसके बाद में क्या उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो तथ्यों के आधार पर फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, और जब निष्कर्ष निकल जाता है तब उसके परिणाम दूसरों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, या फिर उसके परिणामों की सूचना दी जाती है। इस तरह से इस क्रम में ये सोपान है, और इस तरह से कार्य होता है कि सबसे पहले समस्याओं का ज्ञान करना। जैसे कि मान लो सपोज करो कोई विद्यालय है और वहाँ पर जो विद्यार्थी है वो भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो ये एक समस्या है कि जब समस्या का पता लगेगा कि कुछ विद्यार्थी विद्यालय से भाग रहे हैं तो समस्या का ज्ञान हो गया। अब समस्या का जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद में प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रबंधक समिति, निरीक्षक, ये सभी मिलकर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि बालकों की समस्या है कि विद्यालय से भाग जाते हैं। तो ये विचार विमर्श करने के बाद फिर उसकी योजना बनाएंगे, परिकल्पना तैयार करेंगे कि इस समस्या का किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और फिर उस समस्याओं को दूर करने के लिए तथ्य इकट्ठे करेंगे कि क्या माध्यम हो सकता है, किस विधि का प्रयोग किया जाए, या किस माध्यम से विद्यालय को रोका जाए, या फिर ऐसा शिक्षण दिया जाए कि ताकि विद्यालय क्या हो, विद्यालय के अंदर जो बालक हैं वो रुके और पढ़े, अच्छे शिक्षण हो, प्रभावी शिक्षण हो। तो इसके लिए फिर उसके बाद में क्या होता है कि उस जो योजना बना ली, फिर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, योजनाओं को कार्य रूप दिया जाता है। और जब कार्य रूप देंगे तो उस कार्य रूप देने के बाद फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इस जो हमने कार्य किया उसका क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। और जब निष्कर्ष निकल जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उसके बाद में उसके जो परिणाम आए उस परिणामों को हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से, इस माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान हैं इनको ध्यान में रखते हुए क्रियात्मक अनुसंधान को अपना पूरा कार्य करना होता है, समस्याओं का पता लगाते हुए और परिणाम तक पहुंचना होता है। तो ये आज हमने बात की क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ की बात की, क्रियात्मक अनुसंधान के
परिभाषा की बात की, उसके क्या उद्देश्य होता है उसकी बात की, कौन कौन सी समस्याएं होती है क्रियात्मक अनुसंधान में जिसका अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से उनका समाधान ढूंढा जाता है, तो उन समस्याओं की बात की। और अंत में हम बात की कि क्रियात्मक अनुसंधान में किन सोपानों के माध्यम से इसको कार्य को पूरा किया जाता है। तो ये सोपान हुए। तो इस तरह आज के जो वीडियो है इसमें आपने क्रियात्मक अनुसंधान का अच्छे से समझा होगा, मुझे आशा है। और इसी आशा के साथ हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ में जो आपके लिए अच्छा प्रभावी हो और आप बड़े ध्यान से उसको समझें, सीखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।